ठीक है, लेट्स जंप ऑन टू दिस। थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे से देखना चालू करते हैं ताकि आपको चीजें याद आने लग जाए जब तक हम आगे धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, सो दैट यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स व्हाट यू हैव डन। ऑलराइट, तो हमने ट्रैकिया वाली बात की थी, ट्रैकिया वाली भी हम लोग बात कर चुके हैं। ट्रैकिया का गुड लेंथ इवनिंग आपको, सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हमने ट्रैकिया की हमने बात की थी, जहां पर हमने बात किया था कि ट्रैकिया का आपका लेंथ कितना हो जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने बात किया था कि ट्रैकिया के आसपास कार्टिलेजियस रिंग आपको दिख जाते हैं, और ये कार्टिलेजियस रिंग जो आपको यहाँ पे देखेंगे, इनका काम क्या होता है, इन रिंग्स का काम क्या होगा बताइए मुझे। सर सपोर्ट करना, मतलब सपोर्ट करना है, राइट। ये आपके ट्रैकिया को वहां पे सपोर्ट करते हैं, एंड दे वांट टू एंश्योर दैट कि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, ये आपके वो भी ट्रैकिया वॉल्स को कोलैप्स होने नहीं देते हैं। सो ये आपको मिल जाएंगे। फिर हमें वहां पे एक एपिथेलियम मिलेगा जिसे हम कहते हैं कॉलमनार, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। अब यहाँ पे जो सीलिया लगा हुआ है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो मेरा सीलिया लगा हुआ है, अगर मैं उसका सेक्शनिंग करूंगा तो जो मुझे उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, लाइक क्या नंबर मुझे उसके अंदर देखने को मिलेगा, व्हाट इज द अरेंजमेंट आई फाइंड इन द सीलिया, अगर मैं इसको इंटरनली स्टडी करता हूं तो बताओ। ये हमने चैप्टर सेल वाले के अंदर पढ़ा था, उसके रिलेशन में बताओ। अगर मुझे सीलिया में आपके हाथ में निकाल के था, उसे आप कट करते हो, उसे आप ऑब्जर्व करते हो, माइक्रोस्कोप लीजिए, उसके अंदर अरेंजमेंट आपको कौन सा मिलेगा। 9 हाँ, 9 2 2 राइट, 9+2 का अरेंजमेंट मुझे सीलिया में मिल जाता है, बिल्कुल सही। ये अरेंजमेंट मुझे सीलिया के अंदर देखने के लिए मुझे मिल जाता है। अब यहाँ पे जो सीलिया लगा हुआ है वो म्यूकस को पुश करता है किस डायरेक्शन के अंदर। सर फेरिंग्स की, मतलब फेरिंग्स के राइट, बिल्कुल सही। इट इज गोइंग टू पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर वो म्यूकस को आप कहाँ ले जाते हो, आप उसे स्वैलो कर लोगे। याद रखना दैट म्यूकस जो आपका फेरिंग्स में आ रहा है, वहां से उसे स्वैलो करके आप उसे पेट में ले जाते हो। ठीक है, सो याद रखना इट इज गोइंग टू पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स। लंग्स आपके रहेंगे राइट एंड लेफ्ट। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। लंग्स आपके रहेंगे यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट। ओके, लंग्स आर बीन केप्ट इन द थोरैसिक कैविटी। क्या लंग्स को मेरा रिबकेज प्रोटेक्ट करता है, क्वेश्चन ये मेरा ये कि क्या लंग्स को मेरा रिबकेज प्रोटेक्ट करेगा। यस सर। बिल्कुल सही करेगा वो। सो thoracic cavity has been enclosed below by the diaphragm। तो thoracic cavity के नीचे, या फिर मैं ये कहूंगा कि आपके लंग्स के बिल्कुल नीचे आपको डायफ्राम देखने के लिए मिल जाता है। रिबकेज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड स्टर्नम आपकी वेंट्रल बोन है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, एंड नाउ वी हैव लंग्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो याद रखना लंग्स विल हैव आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, राइट। सो यू हैव अ प्लूरे ओवर हियर। ओके, you'll have a outer inner membrane of the lungs. Okay, you have a parietal pleurae and you have a visceral pleurae, ये हमने बात किया था। और दोनों के बीच में आपको एक फ्लूइड मिलेगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड। क्या कोई बता सकता है कि प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है। यस सर। अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। अवॉइड फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, इसने फ्रिक्शन को अवॉइड करना है। सो जब भी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हो ना, तो आपका काफी लाइकली चांस है कि आपके जो लंग्स के जो दो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से लाइक टच करते हैं, राइट, वो एक दूसरे के साथ टच करेंगे। बट यहाँ पे टच करने की वजह से व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आपका फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, और अगर फ्रिक्शन जनरेट होता है देन इट कैन डैमेज द लंग्स, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड एंश्योर करता है कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, या पे फ्रिक्शन को होने वहां पे नहीं देता। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हमने देखा था। लेफ्ट लंग आपका थोड़ा सा छोटा होगा कंपेयर टू राइट लंग, बिकॉज यू हैव ओवर हेड द हार्ट के लिए स्पेस, दैट इज माय कार्डियक नॉच। आपको यहाँ पे दो लोब्स दिख रहे हैं, दो लोब आपको दिख जाते हैं लेफ्ट लंग के अंदर, राइट के अंदर आपको मिलेंगे तीन लोब यहाँ पे। सो दीज आर थिंग वी हैव सीन। यहाँ पे लोब्स के नाम हमने देखे थे पिछले क्लास के अंदर। देन वी हैव दिस प्राइमरी ब्रोंका, सेकेंडरी ब्रोंका बनेगा, फिर टर्शियरी ब्रोंका बनेगा, then it will follow the terminal bronchi and then it will form the respiratory bronchioles, sorry, terminal bronchioles and the respiratory bronchioles। अब टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के अंदर क्या मुझे कार्टिलेजस रिंग देखने को मिलेगी। नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपने सही बोला। और इसलिए यहाँ पे आपका डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका डायलेशन भी हो सकता है, और अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में याद रखना कंस्ट्रिक्शन होगा, राइट। वो मिक्स मत करना, डायलेशन मतलब थोड़ा खुल जाना, ब्रॉड होना। ठीक है, सो ये टर्म्स याद रखना, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन। डायलेशन जब भी आपका टर्म है याद रखना दैट मींस यहाँ पे आपका थोड़ा और आपका ब्रॉड,
या आपको करेंगे यहाँ पे आपका खुल रहा है, बट जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंस्ट्रिक्शन की, तब यहाँ पे आपका नैरो होगा। सो व्हेन आई से समथिंग लाइक कंस्ट्रिक्शन देन यूजुअली इट्स गोइंग टू बी नैरो हो जाता ही है। और अगर नैरो हो रहा है देन ऑब्वियसली आपका एयर का जो पैसेज है वो आपका यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, हु हैज जस्ट जॉइंड इन, हाय गुड इवनिंग। ठीक है, देन वी हैव सीन वी हैव अ एल्वुलर डक्ट, विल हैव द एल्वुलर सैक, और एक एल्वुलर सैक के अंदर आपको कई सारे एल्वुलाई देखने के लिए मिल जाएंगे। याद आप रखिएगा कि हर एक एल्वुलाई के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका लेसिथिन, और लेसिथिन आपका डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन। याद रखना, लेसिथिन आपका यहाँ पे डिक्रीज करेगा आपके यहाँ पे सरफेस टेंशन। और मैंने आपको एक और बात आपको यहाँ पे बताई थी कि कई बार क्या होता है कि आपके एल्वुलाई के अंदर लेसिथिन नहीं होता, तो उससे काफी लाइकली चांस होता है कि आपके जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स हो जाए। अगर आपके एल्वुलाई के अंदर लेसिथिन अगर आपको नहीं मिलता, देयर इज अ वेरी लाइकली चांस दैट माय एल्वुलाई विल कोलैप्स। और अगर माय एल्वुलाई कोलैप्स हो जाता है देन ऑब्वियसली वहां पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पे हो नहीं पाएगा। तो ये भी हमने देखा था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। वी हैव डिस्कस हाउ मेनी एल्वुलाई वी हैव, ऑल दोस थिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब हम बात करें यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट द एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में यहाँ पे, और आई वुड से एक सेकेंड, जहाँ पे अगर आपको माउंटेन पे टॉप पे अगर जाना हो और अगर वहां पे थिन लेयर हो एटमॉस्फेयर की या ऑक्सीजन की, तो आप कैसे किसको लेके जा सकते हो वहां पे, या कैसे आप कर सकते हो कुछ ऐसा जिससे वो वहां पे रहना चालू कर दे और उसे कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। सो दिस वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, जिसका आंसर विद द कोर्स ऑफ टाइम यू विल टेल मी। ठीक है, लेट्स बियॉन्ड दैट लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो जब भी हम ब्रीदिंग की बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं हमारे डायफ्राम की और इंटरकोस्टल मसल की हम यहाँ पे बात करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट्स व्हाई विल टॉक अबाउट देम। डायफ्राम आप जानते हो, ये आपको मिलेगा लंग्स के बिल्कुल नीचे। और इंटरकोस्टल मसल कहाँ मिलते हैं, ये मसल कहाँ मिलते हैं मुझे, इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द लंग्स। Between the lungs. बिटवीन द लंग्स नहीं, बिटवीन So द रिब्स। between the rib cages. Between the rib हाँ cages. जी, बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में आपको मिलना आपके इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे फॉर योर ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इंटरकोस्टल मसल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए थे, ये दिखाया था आपको यहाँ पे, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग। जब भी आप बात करते हो ब्रीदिंग की, तो याद रखना आप इनहेल कर रहे हो और आप एक्सहेल कर रहे हो। और जब भी मैं बात करता हूँ इनहेल करने की, तो याद रखना यहाँ पे आप बात करते हो समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय इंस्पिरेशन। सो हियर यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक योर इंस्पिरेशन। ओके, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन की, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पे क्या क्या होगा, कब आप एयर को इनहेल कर पाते हो। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आप एयर को इनहेल करते हो तो वो टाइम पे क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम। योर डायफ्राम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन। सो जो आपका डायफ्राम होता है वो यूजुअली आपका इस शेप का आपका रहेगा, दिस विल बी ऑफ दिस यू शेप का आपका रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो वो हो जाता है आपका फ्लैट, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जैसे आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट। सो ये आपका ये सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे होगी। सेकेंड चीज आपके यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, मेरी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे मेरी इंक्रीज होगी। सो आई विल फाइंड माय थोरैसिक कैविटी विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये अपवर्ड और आउटवर्ड मेरी यहाँ पे मूव करती है। सो अल्टीमेटली क्या होता है मेरे यहाँ पे कि मेरी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अब जैसी मेरी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, याद रखना जो एयर प्रेशर होता है मेरे लंग्स के अंदर, जो एयर प्रेशर होता है मेरे लंग्स के अंदर वो हो जाता है कम, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मेरा हो जाएगा कम। सो ये याद रखना आपको यहाँ पे कि जब आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होती है, आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है ना एयर का, वो थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे कम। इसे बोलूंगा यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। और ये डिक्रीज होगा और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर सेम टाइम पे जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर जो आपको वहां पे होगा वो थोड़ा रहेगा ज्यादा। सो द एयर प्रेशर आउटसाइड योर लंग्स, आउटसाइड इन द एनवायरमेंट विल बी स्लाइटली हायर। सो ये टाइम पे क्या होता है, रिमेंबर वन थिंग, योर एयर ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन, during your inspiration, your air from outside will rush
will rush inside the lungs. Inside the lungs. आपकी एयर बाहर से लंग्स के अंदर दौड़ते हुए अंदर आएगी, और ये दौड़ते हुए अंदर इसलिए आ पा रही है, एयर फ्रॉम आउटसाइड विल रश इनसाइड द लंग, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज आपका प्रेशर का डिफरेंस है यहाँ पे. आउटसाइड में यू हैव अ हाई एयर प्रेशर, यू हैव अ हाई एयर प्रेशर, ठीक है, और जो आपका जो लंग्स के इनसाइड है यू हैव अ लो एयर प्रेशर, यू हैव अ लो एयर प्रेशर. और ये क्यों हुआ? बिकॉज देयर वाज अ इंक्रीज इन द थोरैसिक कैविटी. जैसे आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होती है ना, वो सब आपके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका यहाँ पे एयर प्रेशर थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे आपका कम, और बाहर आपका यहाँ पे ज्यादा है, तो आपकी एयर बाहर से आपकी अंदर की तरफ आना यहाँ पे चालू करती है. तो पूरा नोज, नेजल पैसेज, ट्राइकिया, ब्रोंकाई से आपका एयर जो आएगा वो आएगा आपके लंग्स के अंदर. एंड दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माय इंस्पिरेशन. ये चीज आपकी होती है दौरान योर इंस्पिरेशन. योर एयर विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द लंग्स. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पे क्या याद रखना? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतना याद रखो कि आपका जब इंस्पिरेशन आप करते हो तो क्या क्या चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं. सो एक आपका होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. और इनके वजह से ही आपका जो इंस्पिरेशन होता है आपका यहाँ पे हो पाता है, या आप एयर को ब्रीद इन कर पाते हो. ठीक है. और ये कॉन्ट्रैक्शन आपका जो होता है ना डायफ्राम का, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो एक सर्टेन एक्सटेंट तक, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि देखो कई बार आपको होता है ना, आपके योगा टीचर आपको बोलेगा कि ब्रीद इन, हैव गिव और इट एज अ डीप ब्रीदिंग आप करो, राइट, और टेक अ डीप ब्रेथ, राइट. सो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं आपके, इनको आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो. सो यू कैन एक्चुअली गिव अ डीप ब्रेथ एंड यू कैन टेक इन मोर अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन द इंस्पिरेशन. तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है प्रेशर. यहाँ पे आपका आउटसाइड का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है, आउटसाइड एटमॉस्फेयर का, और आपके लंग्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे आपका होगा कम. और वो कम कब होगा? ये करने के बाद स्टेप 1, स्टेप 2, वो आपका यहाँ पे जाता है कम, और तब आपका एयर बाहर से अंदर आएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो क्या इंस्पिरेशन वाला पार्ट आपका यहाँ पे इज द इंस्पिरेशन पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी रिपीट करने का अगर कोई चीज रहेगा देन प्लीज इंटरप्ट करके बोल जाए कि सर रिपीट कर दो, मैंने रिपीट कर देना है. ठीक है. तो इस तरीके से आपकी एयर बाहर से आपका आ जानी है अंदर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो नाउ. अच्छा ये बताओ, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, क्या कोई इसे आइडेंटिफाई कर सकता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कोई बात नहीं, इट इज माई सैक्सोफोन. चलो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं. मुझे ये बता दो कि यार ये तुमने देखा कहाँ पे, कहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाता है? सर शादी में. अरे बहुत बढ़िया. शादी में. यस 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 यस, शादियों में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, बिल्कुल सही. मुझे आपसे इतना ही जानना था, बाद में आपको बताता हूँ अपने एंड से इसको हमने रखा क्यों यहाँ पे. ठीक है. दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द हैपनिंग इन द इंस्पिरेशन. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा राइट अप देखते हैं. सो इंस्पिरेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन में यहाँ पे मुझे देखने के लिए दैट यू हैव अ डायफ्राम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, हम जानते हैं. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स undergo contraction and pulls the ribs and the sternum outward and upward. ठीक है. रिजल्ट क्या होता है इससे? इंक्रीज इन द थोरैसिक कैविटी, डिक्रीज इन द एयर प्रेशर विद इन द लंग्स, राइट. एयर प्रेशर लंग्स के अंदर हो गया आपका कम, एंड एयर रशेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इस तरीके से आपका एयर बाहर से आपका अंदर यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन द ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन. दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी. तो ये आपको यहाँ पे आ रहा है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ये आपका होगा ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन. अब इसके बाद आपको याद क्या रखना है? सो दैट विल बी वन थिंग. अब नेक्स्ट चीज जो आप यहाँ पे समझेंगे वो आपका होगा यहाँ पे एक्सपिरेशन. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो इज गोइंग टू बी समवॉट व्हाट यू कॉल एज अ एक्सपिरेशन, या सिंबल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन ऑफ योर एयर. जहां पे आपने जो भी एयर अंदर ली थी उससे आप अब एक्सहेल करेंगे. यू विल जस्ट रिलीज दैट एयर, राइट. आपने ब्रीद इन कर लिया, अब आप ब्रीद आउट करेंगे. ये वो टाइम होता है जब आप CO2 को आप रिलीज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. O2 आपने ले लिया और आपने CO2 को रिलीज करना है. सो दैट इज व्हाट यू डू ड्यूरिंग योर एक्सपिरेशन. तो आप इसे करेंगे यहाँ पे, मैं सिंपल लैंग्वेज से बोलूँ तो इसे हम अब करेंगे हम ब्रीद आउट. हमने ब्रीद इन कर लिया था, अब आपका योगा टीचर आपको बोलेगा ब्रीद आउट करने के लिए, राइट.
तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले याद रखना है दैट जब आप करते हैं एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन में कुछ बहुत अलग यहाँ पे नहीं हो रहा था, कुछ नई चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है, कुछ नहीं मतलब सम फ्यू थिंग्स आर हैपनिंग जिससे आप वाकिफ हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यू विल फाइंड देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ योर डायफ्राम। सो डायफ्राम का यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन। सो डायफ्राम यहाँ पे होगा आपका रिलैक्स। सो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम आपकी सबसे पहली चीज यहाँ पे आपकी होनी है। तो अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि आपका डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो फ्लैट था, अगर आपको याद हो। तो जब मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तो हो गया था फ्लैट। और अगर वो मेरा फ्लैट था डायफ्राम और अगर ये रिलैक्स कर रहा है तो ये अपना नॉर्मल पोजीशन अटेंड कर लेगा। सो इफ आई एम सेइंग दैट माय डायफ्राम इज अंडरगोइंग रिलैक्सेशन, तो मेरा ये नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे वो अटेंड कर लेता है। सो दैट इज गोइंग टू बी डोम शेप्ड। जो मेरा डायफ्राम होगा यहाँ पे वो आपस से मेरे यहाँ पे डोम शेप्ड बन जाएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। कौन है बेटा जो लेट आ रहा है क्लास के अंदर? लेट मत आओ, टाइम पे आ जाओ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। सो आपका जो यहाँ पे डायफ्राम होगा वो आपके यहाँ पे डोम शेप वापस बन जाएगा इन द रिलैक्स स्टेट। तो याद रखना, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो हो गया था आपके यहाँ पे फ्लैट, वो आपके यहाँ पे हो गया था फ्लैट। और जो वो रिलैक्स करता है, व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस बैक, देन अगेन वो अपनी नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे अटेंड कर लेगा। इट विल बिकम अगेन माय डोम शेप्ड, वो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे अटेंड कर लेगा। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने यही बताया। अब यहाँ पे थोड़ा देखो इसे ध्यान से पिक्चर को। जब आप इनहेल करते हो तो ये नीचे जाता है, आपको डायफ्राम में जब आप इनहेल करते हो ये जाता है आपका नीचे, राइट, तो ये ऊपर जाता है फ्लैट। लेकिन जब आपका ये एक्सेल करता है तो ये वापस से नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे अटेंड कर लेगा। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो रिलैक्स कर जाएगा। जैसे ही वो रिलैक्स करता है इट विल बिकम इनटू अ डोम शेप स्ट्रक्चर। सो ये सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे होती है। दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी, एक और चीज यहाँ पे रिलैक्स करेगी। एक और चीज, आपका डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स कर गया, अब एक और चीज आपके यहाँ पे रिलैक्स करेगी। आप मुझे बता दो कौन सी चीज यहाँ पे रिलैक्स करेगी अब? इंटरकोस्टल मसल। बिल्कुल सही, रिलैक्सेशन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दैट्स द नेक्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। ये आपकी अगली चीज आपके यहाँ पे हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी रिलैक्सेशन ऑफ दोज मसल। तो ये भी देखा जाए तो जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वो यहाँ पे आपका रिलैक्स हो रहा है। सो डायफ्राम यहाँ पे आपका रिलैक्स होगा, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे रिलैक्स होंगे एंड आपका सारे यहाँ पे चीज आपके यहाँ पे रिलैक्स कर जाती है। अब जैसी ये सारी चीजें आपकी रिलैक्स कर रही हैं तो यहाँ पे क्या होता है, योर थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, योर थोरैसिक कैविटी विल डिक्रीज। बिल्कुल यहाँ पे सब ऑपोजिट है, योर थोरैसिक कैविटी विल गोइंग टू बी डिक्रीजिंग ओवर हियर। अब जैसी आपकी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे आपकी डिक्रीज करती है, आपको याद रखना है कि जो एयर प्रेशर है अंदर का वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। द एयर प्रेशर विद इन द लंग्स इज गोइंग टू इंक्रीज। देखो ये जब आपके यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, अंडरस्टैंड वन थिंग, द एयर प्रेशर विद इन द लंग्स इज गोइंग टू इंक्रीज। सो मैं इसे लिख सकता हूं इस तरीके से कि मेरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मेरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर is going to increase। ये मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, आई कहा गया, it is going to increase। और अगर मेरा यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मेरा अगर यहाँ पे मेरा इंक्रीज होता है तो बाहर का कंपेरेटिवली हो जाता है कम। बाहर का जो एयर प्रेशर होता है वो यहाँ पे इसके कंपेयर में थोड़ा आपको कम दिखेगा यहाँ पे, राइट। सो अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ अपोजिट हो रहा है। वॉट एवर वी हैव डन, जो भी हमने किया था पहले वाले स्लाइड के अंदर, यहाँ से बिल्कुल आपका अपोजिट इवेंट यहाँ पे हो रहा है। आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे हो गई कम, वो आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और वो डिक्रीज इसलिए हुई बिकॉज आपके डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे हो गए रिलैक्स। और जैसे ही आपका यहाँ पे ये चीज होगा, आई विल फाइंड माई एयर
फ्रॉम द लंग्स विल रश इनसाइड द एटमॉस्फेयर। जो यहाँ पे मेरी जो एयर होगी वो लंग्स से बाहर जाना चालू करेगी। बाहर भेजने के पहले मुझे ये बताओ, क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ, देन व्हाट आई बी फाइंडिंग, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको व्हाट आई बी फाइंडिंग कि अब यहाँ पे होता क्या है। आपके जो लंग्स हैं, यहाँ पे जो आपका लंग्स है, यहाँ पे you will have a increase in air pressure, you will have a increase in air pressure, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे you will have a low air pressure, you will have a low air pressure। और इस दौरान क्या होगा कि आपकी जो एयर है आपके लंग्स में से इट विल स्टार्ट रशिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो लंग्स में से आपकी एयर अब घूम घूम के जा रही है इनटू द एटमॉस्फेयर, right? And you will find this air will be reaching into the atmosphere over here. Okay, this air will reach into the atmosphere over here, और इस तरीके से आपका एयर यहाँ पे निकल जाता है बाहर के साइड पे। So that is what I'll be finding happening over here। और आप जानते हो कि यहाँ पे एयर प्रेशर आपका डिक्रीज क्यों हुआ, राइट? यहाँ पे आपका इंक्रीज क्यों हुआ? इट इज ऑल हैपन बिकॉज यू हैव अ डिक्रीज इन द thoracic cavity, you have a decrease in thoracic cavity। तो ये आपको याद रखना है। तो बड़ा सिंपल है एक्सप्रेशन, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। याद रखना एक्सप्रेशन को इवन हम कहते हैं कि ये हमारा पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ आपका अलग से कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आपको यहाँ पे वापस रिलैक्स कर रहा है, तो इसको हम इवन कहते हैं एज अ पैसिव प्रोसेस। सो लेट्स सी व्हाट इज बीन रिटन ओवर हियर अबाउट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। डायफ्राम अंडरगोज रिलैक्सेशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो आपके यहाँ पे होते हैं वो भी रिलैक्स कर जाते हैं एंड ब्रिंग द thoracic cavity इन द रिलैक्स स्टेट। रिजल्ट क्या होता है इससे? रिजल्ट आपका ये है, thoracic cavity is decreases, increase in the air pressure within the lungs and air from the lungs rushes into the atmosphere। आपकी एयर लंग्स से भागते हुए बाहर निकल जाएगी and that is what you find happening during the expiration। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, that is something you have to know in terms of the expiration। अब मैं चाहूंगा आपको एक चीज याद रखना कि कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर आप फोर्सफुली आप एक्सपायर करते हो। फोर्सफुली मतलब आप फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर रहे हो। जैसे बाबा रामदेव हमें कुछ चीजें सिखाते हैं तो उसमें कई बार आप फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना भी वो लोग सिखाते हैं आपको, राइट? डीप ब्रीथ करना भी सिखाते हैं आपको और फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना भी आपको सिखाते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई हुई है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये लड़का फोर्सफुली ब्रीथ आउट करता होगा? Yes, राइट, बिकॉज इसको जब आपका सैक्सोफोन बजाना है इट हैज टू पुश द एयर आउटसाइड। अगर आप देखोगे यहाँ पे द बॉय हैज टू पुश द एयर आउटसाइड, ओके, एंड टू मेक दैट हैपन ही एक्चुअली हैव टू फोर्सफुली लाइक पुश द एयर आउटसाइड थ्रू हिज माउथ, ओके। सो अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो तो आपके दो मसल्स यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होते हैं, आपको याद रखना है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली व्हेन यू अंडरटेक फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब आप फोर्सफुली एक्सपायर, देखो जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो ना तो आप ज्यादा एयर को बाहर रिलीज कर सकते हो। जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो तब आप ज्यादा एयर को आप रिलीज कर सकते हो। सो व्हेन यू डू द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब आप करोगे तो आपको याद रखना है इस दौरान आपके दो एक्स्ट्रा मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। एक्स्ट्रा दो मसल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एक होगा आपका एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, और दूसरा रहेगा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। याद रखना हमने जो भी बात किया था वो एक्सटर्नल की बात की थी, ये हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये लोग आपके इन्वॉल्व होंगे, दे बेसिकली अंडरगो, दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन दे विल बी इन्वॉल्व ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे होते हो, कभी घर बैठे बैठे ट्राई करोगे फोर्सफुली जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो वो टाइम पे
आपके एब्डोमिनल मसल और आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे एंड दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखना इनका काम तभी होता है ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान इनका काम होता है, बाकी इनका कोई काम नहीं होता, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि क्या होता है, एब्डोमिनल मसल आपके कब इन्वॉल्व होंगे और आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपके कब इन्वॉल्व होंगे, दे विल बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ पे आई थिंक इस पिक्चर में मेंशन किया हुआ है हमने, यस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान एब्डोमिनल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ताकि आप ज्यादा ब्रीथ थ्रू आउट आप कर सको। तो क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आया, फोर्सफुल एक्सप्रेशन वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कई बार वो लोग क्वेश्चन में डाल देते हैं, कई बार लोग क्वेश्चन में डाल देते हैं कि यार विच ऑफ दिस मसल इज ओनली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सप्रेशन, देन यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये आपकी इन्वॉल्व होगी ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करें, हमने यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर के बारे में बात किया था, थोड़ा थोड़ा करके हमने बात किया था, या कुछ कंडीशंस के बारे में हमने बात किया था, हम जिन्हें हम वापस से पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हम अपने डिटेल में वापस से पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने इन कंडीशंस को लेके कि यार यहाँ पे होता क्या है और इनका रीजन क्या है कंडीशंस के होने का। तो जब मैं कहता हूँ कॉमन कोल्ड, तो क्या वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है? Sir, Upper. हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। तो कॉमन कोल्ड आपका रहेगा हमेशा इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये लंग्स को आपका कभी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही हमने जब बात किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ द अस्थमा, तो ड्यूरिंग दिस जब किसी को अस्थमा का अटैक आता है, जब किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो वो टाइम पे आपके ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे या डायलेट करेंगे? Constrict. हाँ जी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे हर किसी को। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना ये सब कंपोनेंट्स को आप समझे कि अगर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है देन ऑब्वियसली आपका पाथवे वहां पे ब्लॉक होगा, यू वोंट फाइंड एयर रीचिंग इनटू द लंग्स वेरी इजीली, ठीक है। देन वैसे ही आप याद रखना कि आपका जो ब्रीद आप कर रहे हो ना, जो आप एयर ब्रीद आप कर रहे हो, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सारे टिश्यूज के लिए, और वो ब्रेन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ब्रीद इन करना, ऑक्सीजन को लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सारे टिश्यूज के लिए, ये आपका अगर आप नहीं करो तो आपकी डेथ हो जाएगी, बट आपके ब्रेन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद ऑल द टिश्यूज। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आप याद रख सकते हो, और शायद अगर आपने चैप्टर 18 पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा। जब किसी को हार्ट अटैक आता है ना, या किसी को कार्डियक अरेस्ट कभी किसी को आता है, और यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज अ 108 एम्बुलेंस, जो आई थिंक हिमाचल में भी रन करती है, थ्रू आउट द कंट्री रन करती है, तो कॉल दैट एम्बुलेंस। और जो एम्बुलेंस में पैरामेडिक की एक टीम होती है, तो जो वो बाहर निकलती है, जो पेशेंट को देखती है, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट गिविंग सीपीआर। या आपने टीवी पे कम से कम देखा होगा, देयर इज समथिंग एज सीपीआर, Yes, sir. चेस्ट के ऊपर हार्ट रखे, दे स्टार्ट पंपिंग द चेस्ट, राइट, एंड दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द हार्ट बैक। वो कोशिश करके यार आपका हार्ट रिवाइव कर जाए, रिवाइव कर जाए मतलब वो थोड़ा सा लाइक बीट करना वहां पे चालू कर दे। अब ये करने का रीजन ये होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया और उसका अगर हार्ट स्टॉप होगा बंद करना, आप हार्ट को इसलिए चालू करा रहे होते हो। देखो एक बात यहाँ पे समझो, वो बाहर निकल के उसे अंदर डाल के तुरंत भागते नहीं हॉस्पिटल के लिए, दे स्टार्ट यूजिंग द सीपीआर फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उसका हार्ट थोड़ा रिवाइव कर जाए, इट स्टार्ट्स बीटिंग अगेन, राइट। और अगर वैसा होता है ना, देन व्हाट विल हैपन, द ब्लड विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन, द ब्लड विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन को 10 मिनट तक अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, अगर आपके ब्रेन को 10 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, देन इट कैन बिकम वेरी फेटल। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर, सीपीआर टीम आपकी, जो आपकी पैरामेडिक की टीम होगी, आपको सीपीआर देगी। आपका जैसे ही आपका हार्ट बीट करना चालू करता है या आपका हार्ट थोड़ा सा आपका रिवाइव करता है वहां पे, देन वो आपको डालते हैं आपके एम्बुलेंस में, एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग यू टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, राइट। और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके जो डॉक्टर्स होंगे वो यूज करेंगे आपका डिफिब्रिलेटर्स। डिफिब्रिलेटर्स क्या होते हैं, वो आपने देखा होगा ना टीवी पे, वो शॉक मशीन जैसा होता है उनके हाथ में, डॉक्टर्स के पास, ऑन द चेस्ट, and they give you small shocks over there, that's a defibrillator। वो आपको दिया जाता है ताकि हार्ट को आप रिवाइव कर सको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करा क्यों जा रहा है, क्यों एक पैरामेडिक का टीम का बंदा आपको पहले सीपीआर देगा। रीजन ये है कि अगर आपका हार्ट स्टॉप कर चुका है, आप हॉस्पिटल में लेके जाते हो पर्सन को,
आप उसे देते हो डिफिब्रिलेटर का शॉक। जैसे ही आप उसे शॉक ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, उसका हार्ट चालू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला फॉर 10 मिनट्स, योर ब्रेन विल बी ऑलमोस्ट लाइक नॉन फंक्शनल। और मैं कह सकता हूं कि इंडिविजुअल वहां पे रिवाइव कर जाएगा, बट द ब्रेन विल बी नॉन फंक्शनल, दैट मीन्स द पर्सन विल बी इन कोमा। ये टर्म भी आपने सुना होगा कि कई बार आपका इंसान बच जाता है, लाइक द बॉडी हैज, लाइक द हार्ट इज बीटिंग, बट द पर्सन इज अ स्टेट ऑफ अ वेजिटेबल। दैट मीन्स एक पर्सन कोमा वाली स्टेट में आपका आ जाता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि ब्रेन को एक सर्टेन अमाउंट का ऑक्सीजन नहीं मिला, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक सर्टेन टाइम के लिए नहीं मिला। तो ये चीज आपको समझनी है, इसलिए आपके जो पैरामेडिक टीम होती है वो ये काम आपका करेगी। और उसके बाद सो दैट्स द ब्रेन स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीजन ओवर देयर, एंड देन आफ्टर गोइंग टू हॉस्पिटल दे विल स्टार्ट गिविंग द ट्रीटमेंट, दे विल स्टार्ट गिविंग द एड्रेनल का शॉट देंगे आपको, दे विल गिव यू अदर शॉट्स ऑफ अदर ड्रग्स टुवर्ड्स योर इनसाइड द बॉडी। बट अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट कैन बी अ फेटल, दैट कैन एक्चुअली बी अ फेटल। आपको दिखेगा कि यार आपका हार्ट तो रिवाइव कर गया, बॉडी में हार्ट काम करना चालू करेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन मिला नहीं, then you will find the person in the state of a vegetable। जब मैं कहता हूँ कि एक पर्सन वेजिटेबल की स्टेट में आ गया, दैट मीन्स बॉडी उसकी चल रही है बट ब्रेन इज नॉट वर्किंग, सो ही इज बेसिकली asleep। दैट्स गोइंग टू बी अ कंडीशन कॉल्ड एज योर कोमा। ठीक है, अब आपने इसके बारे में आप एक कंडीशन पढ़ेंगे, आपने एक नाम सुना होगा चैप्टर 18 में, समथिंग नोन एज स्ट्रोक। Yes, sir. और अगर नहीं सुना तो आप सुनोगे जब हम ये चैप्टर करेंगे इस चैप्टर के बाद, राइट। स्ट्रोक में यही होता है, अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता ना सही अमाउंट में, देन सर्टेन ब्रेन सेल्स और ब्रेन टिश्यू स्टार्ट डाइंग, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय स्ट्रोक। और स्ट्रोक के बाद व्हाट विल हैपन कि कई बार देखना आप कि इंसान पैरालिटिक हो जाता है, राइट। उसका एक सर्टेन पार्ट काम नहीं कर रहा होता, या सर्टेन बॉडी पार्ट उसका लाइक या हाफ बॉडी पार्ट उसका काम नहीं कर रहा होता, बिल्कुल नम हो जाता है। सो ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योर ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द ब्रेन। ये बहुत जरूरी होता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, देन you won't find him like work, you won't find him supporting to you, right? So that is why it's important to make sure that you give a CPR to a person having a heart attack. So that is one thing you have to know. I hope यहाँ पे जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, I hope इससे आप समझ पा रहे हो। I hope you are able to understand the story over here on this slide. Yes, sir. Right? Yes, sir. The whole idea ये सब बताने का ये कि आप इन्हें रिलेट कर पाओ, you are able to have a grip on them, because कई सारे disorders आप इनके बेसिस पे आप इन्हें समझ पाते हो, right? So please understand all those things. तो यहाँ पे हमने देख लिया, सो वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ माय ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो इसके बाद आपका आता है पल्मोनरी कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ये आपका एक टॉपिक आपका आता है, वो हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, दैट इज अ टॉपिक जिसमें हमें चीजों को याद ही करना है, तो वो हम करेंगे लास्ट में, उसे पकड़ेंगे हम लोग। फिलहाल हम समझते हैं exchange of gases. So let's try to understand things जहाँ पे आपको थोड़ा like you need to have some critical understanding. So let's start with the exchange of gases. And before that, ये statement हम यहाँ पे लिख लेते हैं। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using the spirometer. वो आप एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसे चेक कर सकते हो, which helps in clinical assessment of a pulmonary affection function. ठीक है, तो याद रखना ऑन एन एवरेज इंसान इतने टाइम ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स। ये अमाउंट आपका इंक्रीज हो सकता है, याद रखना ये ऑन एन एवरेज है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये टाइम ये जो नंबर है ये कब इंक्रीज हो सकता है? क्या आप मुझे बता ये नंबर आपका इंक्रीज कब करेगा? तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, तो आपने बोल दिया, ठीक है, एक्सरसाइज। और कुछ उसके अलावा? रनिंग। रनिंग, ठीक है, और दे फॉल इन द सेम कैटेगरी। और कुछ? स्विमिंग। और कुछ? ये फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, मान लिया मैंने फिजिकल एक्टिविटी। और कुछ इसके अलावा? इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट बोल सकता हूं मैं? इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। Yes, sir. Yeah, in a state of fight and flight, you will find your rate of breathing is going to increase. Okay. So कभी आप एकदम फाइट एंड फ्लाइट में अगर इवन इन सेंस ऑफ फियर अगर आपका काफी ज्यादा, then even in find you will have
much more rapid breathing will be seen happening over here, right? और you can also find this decreasing as well, which is not a good sign by any means अगर ऐसा होता है तो, okay? But yes, increase आपका कई बार हो सकता है, रनिंग कर रहे हो, दौड़ कर रहे हो, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, वहां पे आपका इंक्रीज हो सकता है, right? So you'll find them increasing, this rate of breathing can increase, okay? So these are the things you have to know. Now let's jump on to your exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करने के पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूंगा। उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे कि आपका जो एल्वेलाई यहाँ पे होता है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंगल एल्वेलाई यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे एक सिंगल एल्वेलाई आपका यहाँ पे है, राइट? इसके पास में लेगी कई सारी ब्लड कैपिलरीज। ऑब्वियसली जो मेरे जो एल्वेलाई होते हैं आपके एल्वेलर सैक के अंदर, उनके आसपास आपको कई सारी ब्लड कैपिलरीज देखने के लिए मिल जाती है, राइट? सो यहाँ पे भी आपको कई सारी ब्लड कैपिलरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो अज्यूम दैट कि यहाँ पे एक है ब्लड कैपिलरीज। सो हियर यू हैव दिस ब्लड कैपिलरी ओवर हियर, ओके? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? ये डॉटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है एल्वेलाई के अंदर? सर क्या लगता है? लेसिथिन। जी सही है, राइट, ठीक है, ऑलराइट। अब जब हम एल्वेलाई को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ना, सो याद रखना कि एल्वेलाई के अंदर आपको एपिथेलियम कौन सा मिलता है। अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि आपका जो एल्वेलाई के अंदर, बहुत बढ़िया, यू विल हैव द, वेरी गुड, यू विल हैव द स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्क्वैमस epithelium is something you will get to see in the alveoli. Let's see that. तो alveoli के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे आपके squamous epithelium। तो यहाँ पे आपको दिखते हैं आपके squamous। So let me just draw them over here so you get to see a layer of squamous epithelium will be seen. अब epithelium के ना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, याद रखना, epithelium का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो ये होता है कि उनके नीचे आपको मिलता है लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो अगर मैं यहाँ पे एपिथेलियम यहाँ पे बना रहा हूँ ना, समझो अगर मैं यहाँ पे एक एपिथेलियम यहाँ पे बना देता हूँ, सो इस एपिथेलियम के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ देखने के लिए। सो एपिथेलियम के नीचे आपको यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा और उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो विल गेट टू सी, विल हैव समथिंग नोन एज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखना, हमेशा एपिथेलियम के नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका, हमेशा यू विल गेट टू सी समथिंग एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये है मेरा यहाँ पे, सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये है मेरा यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम। लेट मी चेंज द कलर। ये है मेरा यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम, और उसके नीचे मुझे मिलता है देखने के लिए, उसके ठीक नीचे मुझे मिलेगा देखने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो याद रखना, चाहे आप कोई भी एपिथेलियम की बात करो, उनके नीचे आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखनी है बात, ये एक कैरेक्टर ही होता है, ये एक कैरेक्टर ही होता है आपके एपिथेलियम का। याद रखना, दिस विल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एपिथेलियम आपका यहाँ पे, देन यू हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन आपको बीच में यहाँ पे स्पेस, देन यू हैव अ स्पेस। आपको दोनों के बीच में आपको ये ब्लड कैपिलरी और एल्वेलाई के बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, दैट्स माय इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो स्पेस है इसको मैं बोलता हूं यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आपको आगे वाली पिक्चर में भी आप यहाँ पे दिखा देता हूं आपको मैं। So, यहाँ पे आपको बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज माय इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। तो देखो अभी हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे देखी है। फिलहाल हमने देखा यू हैव एल्वेलर एपिथेलियम जो आपका होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, देन यू हैव एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो हमने देख लिया अभी, जो उस एपिथेलियम के नीचे लगा हुआ होगा, एंड देन यू हैव अ इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब आपका यहाँ पे आता है आपका ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर भी आपका लगा होता है जो एपिथेलियम, उसे हम बोलते हैं, बेसिकली उसे हम एपिथेलियम नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम। जो द आउटर लेयर होती है ब्लड कैपिलरीज की, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एंडोथेलियम। सो यहाँ पे भी आपको मिलेगा देखने के लिए समथिंग नोन एज योर एंडोथेलियम। बट एंडोथेलियम के पहले आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। तो ये जो ब्लू में जो लाइन आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइंस में आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है मेरे, दिस इज गोइंग टू बी माय बेसमेंट मेम्ब्रेन
ये भी है मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, किस चीज की, ऑफ माय एंडोथेलियम सेल्स की, ऑफ योर एंडोथेलियम सेल्स। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे मेरे एंडोथेलियम सेल्स। तो प्लीज याद रखिएगा ये आप बात, ये चीज, ये बात को आप सही से, कि आपके जो सेल्स यहाँ पे होते हैं जो आपको कैपिलरी में आपको दिखेंगे, दे आर माय एंडोथेलियम, दे आर कॉल्ड एज माय एंडोथेलियम। ये सारे के सारे मैं बना नहीं रहा हूँ, बट याद रखना ये सारे के सारे आपको मिलेंगे वहां पे। ओके, सो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट का आपको कैसे याद रखना है, कि आपको पहले याद रखना है कि पहला आपका यहाँ पे आ रहा है स्क्वामस एपिथेलियम, देन यू हैव अ बेसमेंट एपिथेलियम, सॉरी देन यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपको मिलता है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके बाद आपको मिलेगा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन अगेन यू गेट टू सी द एंडोथेलियम। तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब सीक्वेंस आपको याद क्यों रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझो, आपके एल्यूलाई के अंदर O2 का अमाउंट ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली आपको एल्यूलाई के अंदर भी आपको O2 मिलेगा। आपने जो ब्रीदिंग किया हुआ है वो सारा के सारा ऑक्सीजन जो आपको होगा वो आपको एल्यूलाई के अंदर ही मिलेगा। इतना समझ आ रहा है आपको? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. अब ये O2 को जब आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर जाना होगा तो उसे क्या क्या चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा। जब इस O2 को आपका एल्यूलाई से जाना पड़ेगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, सो व्हाट आर द एरियाज इट हैज टू क्रॉस, और वो एरियाज आप यहाँ पे होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम उसे क्रॉस करना पड़ेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसे क्रॉस करना पड़ेगा, राइट, इंटरस्टिशियल स्पेस को क्रॉस करना पड़ेगा, then it has to cross again the basement membrane, and then again it has to cross the endothelium, the outer layer of the your blood capillary. इन सब को बाईपास करके the O2 will reach inside the blood capillaries. तो इन सब को क्रॉस करके आपका O2 एल्यूलाई से आएगा ब्लड कैपिलरी के अंदर। इसलिए इन सब का नाम जानना यहाँ पे जरूरी है। एक बार सीक्वेंस याद रखना वापस स्टार्टिंग से, यू हैव एल्यूलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी एल्यूलाई उस स्क्वैमस एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन यू हैव अ इंटरस्टिशियल स्पेस, then you have a capillary basement membrane, and then you have a capillary endothelium. ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और ये जो पूरा यहाँ पे जो हमने नाम इनके लिखे हुए, all the sequence which you have written over here, all the names you have written over there, they are collectively called as my respiratory membrane. इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे respiratory membrane. इनको बोलना है मैंने यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो अगर कोई आपको पूछे कल क्या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या आता है, तो आपको ये सीक्वेंस बताना है। यू हैव टू टेल देम द सीक्वेंस। यू विल हैव एल्यूलर एपिथेलियम, देन उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन यू विल हैव इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर वापस आपका आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका, बट कैपिलरी का, एंड देन यू हैव अ कैपिलरी एंडोथेलियम। ये जो आपका जो आपको हमने यहाँ पे 5 चीजें यहाँ पे लिखी है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसको बाईपास करके, इसको क्रॉस करके मेरा O2 जो यहाँ पे होगा, it will reach inside the capillary. तो क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. का अगर आप चाहो कि Yes, रिपीट, sir. मैंने वापस से रिपीट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर के अंदर यही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। दैट इज समथिंग दे हैव मेंशनड, दे हैव मेंशनड द, यहाँ पे वो इन्होंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम भी यहाँ पे बना के रखा हुआ इन लोगों ने। आई जस्ट राइट SC ओवर हियर। उन्होंने बीच में स्पेस भी दिखाया हुआ है, दैट्स इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड देन दे हैव आल्सो ट्राइड टू शो यू द बेसमेंट सब्सटेंस भी यहाँ पे आपको बताने की उन्होंने कोशिश की है। और आप तो जानते हो कि आपके कैपिलरी जो वहां पे होगी, आपके आरबीसी रेडी होंगे। आरबीसी तो उनके उन ट्रक की तरह होते हैं जो वहां पे रेडी रहते हैं O2 को पकड़ने के लिए। उनका वही काम होता है, वो O2 को पकड़ के वहां से निकल जाएंगे, सो वहां पे रेडी रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, याद रखना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होती है उसकी थिकनेस होती है अराउंड 0.2 mm. दैट इज द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और एक और चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, solubility of my CO2 is 20 times more than the O2 molecules. आपका जो solubility होता है यहाँ पे इस मेम्ब्रेन से बाईपास करने का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा मतलब काफी ज्यादा है। It is 20 times more than the oxygen molecules, right? तो ये एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, solubility of carbon dioxide is 20 times more than the oxygen. जो ऑक्सीजन से 20 टाइम्स आपको मोर मिलेगा in this particular area, right? So ये आप प्लीज याद रखिएगा कि क्या होती है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एंड इसको क्रॉस करके आपका पहुंचेगा O2 आपका इनटू योर ब्लड कैपिलरीज, जहां पे आपके आरबीसी वहां पे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब हमें और कुछ यहाँ पे समझना है, सो लेट्स पे अटेंशन ओवर हियर, लेट्स सी। चलिए देखते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे क्या देखेंगे। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ
you have a alveoli over here. ठीक है, you have a alveoli. ओके, अब alveoli आपका यहाँ पे है, या मैं कह सकता हूँ लंग्स के अंदर जो आपके alveoli है वो आपके मिल रहेंगे यहाँ पे देखने के लिए, या मैं इसको और सिंपल करता हूँ. लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक इट स्लाइटली मच मोर सिंपल फॉर यू. इसको निकालता हूँ मैं, इसको निकालते हम लोग यहाँ से. ऑलराइट, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं काफी काफी फटाफट ब्रीथ करते हैं, या कई बार ह्यूमंस को सांस चढ़ जाती है, तो क्या वैसे एनिमल्स को भी हो सकता है? मैमल्स को हो सकता है? प्रिसाइसली मैमल्स को ऐसा हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes. Yes. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. कभी देखना डॉग्स को भी होता है, डॉग्स को भी नोटिस करना, वो अपनी पूरी जीभ निकाल के पैंट कर रहे होते हैं, कई बार नोटिस करना. Yes. डॉग्स हो सकता है. ठीक है, Yes. तो यहाँ पे लंग्स है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ लंग्स के आसपास आपके यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज. राइट, सो लंग्स के आसपास यहाँ पे समझो यहाँ पे मेरी ब्लड कैपिलरीज, और इन ब्लड कैपिलरीज को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है मेरे यहाँ पे, तो ऐसा समझो कि यहाँ से मेरा ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द लंग्स. सो यहाँ से मेरा ब्लड जो मेरा है वो मेरा आ रहा है टुवर्ड्स द लंग्स, लंग्स की तरफ मेरा ब्लड आ रहा है. ठीक है, और यहाँ से मेरा ब्लड निकल रहा है, द ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम द लंग्स. वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो. यहाँ से द ब्लड इज गोइंग अवे, तो यहाँ पे जो मेरा ब्लड है, राइट, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लंग्स, एंड यहाँ पे जो आपका ब्लड है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स. ब्लड इज कमिंग टुवर्ड्स द लंग्स. ओके, और लंग्स के पास यहाँ पे होता है बहुत सारा ऑक्सीजन. ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं आपको कि यार बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मुझे मिल सकता है, तो आप बोलोगे यार लंग्स के पास चले जाओ, लंग्स के पास हमेशा ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, राइट, बिकॉज वहां पे आपका पहले ऑक्सीजन आता है. सो लंग्स विल हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो मेरा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे होगा ज्यादा. द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ओवर हियर इज गोइंग टू बी वेरी हाई. याद रखना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द लंग्स इज गोइंग टू बी वेरी हाई. और अगर इसे मैं वैल्यू में डालता हूं तो इसका वैल्यू रहेगा अराउंड 104 mmHg. दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आई गेट टू सी इन द लंग्स. मैं चाहता हूं कि आप ये नंबर को आप यहाँ पे याद रखें. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स इज गोइंग टू बी अराउंड 104 mmHg. ये आपको याद रखना है यहाँ पे. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सिंपल सी बात है. क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. This is the amount of O2 you will get to see in the lungs. 104 mmHg is the amount of O2 आपको लंग्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा. अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका ब्लड आपका आ रहा होता है लंग्स की तरफ, राइट, जो आपका ब्लड यहाँ पे आपका आ रहा है लंग्स की तरफ, और ये आपका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेट्स assume this is my डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आपका जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, राइट, बिल्कुल कम होगा. तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो यहाँ पे जब इसे ऑब्जर्व करता हूँ, जब मैं यहाँ का मैं निकालता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इस डायरेक्शन के अंदर, व्हेन आई सी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ओवर हियर, देन इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 40 mmHg. इट विल बी 40 mmHg. तो ये रहेगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑब्वियसली O2 इसके अंदर कम है ना, तो ये कम ही रहेगा यहाँ पे, राइट, दैट विल बी लेस. आप मुझे ये बताओ कि क्या मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा. बिल्कुल ज्यादा रहेगा. यस, बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा रहेगा. So you will find the amount of CO2 in the lungs, or I would say the partial pressure of CO2. The partial pressure of CO2 in the deoxygenated blood जो आपका लंग्स की तरफ आ रहा है फिलहाल, ये आपका रहेगा रफली अराउंड 45 mmHg. राइट, ये ज्यादा रहता है, राइट. आपको अगर ये ज्यादा, बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन ये ज्यादा है एक्चुअली में, ये कंपैरेटिवली आपका ज्यादा वैल्यू है. ये नंबर आपको, ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ओके, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे फॉर माय CO2. ओके, तो O2 यहाँ पे आ रहा है, ब्लड आपका आ रहा है. अब ब्लड ऑब्वियसली लंग्स के पास आएगा. लेट मी शो यू ओवर, लंग्स के पास आएगा, यहाँ पे ब्लड आपका आएगा, राइट. और उसके बाद क्या होगा, आपका जो O2 यहाँ पे होगा वो लंग्स के आपका ब्लड के अंदर आ जाएगा. जो भी आपका O2 यहाँ पे है, जो भी आपका O2 यहाँ पे खड़ा होगा,
that all O2 molecule will start moving into the blood capillary. They will start moving into the blood capillaries over here. And when they start moving into the blood capillaries, अब यहाँ पे क्या होगा? Now let's try to see this. जब आपका O2 यहाँ पे अंदर एंटर करेगा तो ऑब्वियसली O2 का अमाउंट ब्लड की तरफ बढ़ने लगेगा. सो ऑब्वियसली जब आपको O2 एंटर कर रहा है सो ब्लड के अंदर O2 का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा. तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे होगा अलग. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन दिस एरिया, जहां पे आपका ब्लड बाहर निकल जाए, जहां पे आपका ब्लड यहाँ पे बाहर निकल जाए, जहां पे आपका ब्लड बाहर निकल जाए, दैट इज मींस यहाँ पे आपका होगा ब्लड दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आपका होगा वो होगा अराउंड 90 mmHg. दैट इज द अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर O2 जब वो बाहर निकल जाएगा आपके इस एरिया में से. क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे O2 आपका नीचे आ गया, O2 आपका ब्लड के अंदर आ गया, तो इसलिए आपका पार्शियल प्रेशर जो आपका 40 था वो आपका बढ़ जाएगा. पहले कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, राइट. और एक और चीज आप यहाँ पे समझो कि जब आपका ब्लड यहाँ पे पहुंचता है, जब आपके आरबीसी यहाँ पे आपके पहुंचते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा 104, यहाँ पे है 40. तो मूवमेंट क्या होगा हमेशा आपका? हायर टू लोअर. द मूवमेंट ऑफ गैस विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो 104 से इट विल गो टुवर्ड्स द 40 एंड दैट्स व्हाट विल हैपन. अल्टीमेटली आपके यहाँ पे होता क्या है? पार्शियल प्रेशर आपका O2 का यहाँ पे बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा यहाँ पे आपका अराउंड 90 mmHg का. तो ब्लड जब तुम्हारा वहां से निकल के आ रहा होता है ना, जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा होता है लंग्स से बाहर निकल के, उसका वैल्यू रहता है आपका यहाँ पे 90 mmHg. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपकी यहाँ पे होनी है. दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर. CO2 के साथ भी यहाँ पे चेंजेस होंगे, CO2 के साथ भी यहाँ पे चेंजेस, बट आई वांट टू गोइंग इनटू दैट. आई वांट टू गोइंग इनटू दैट, बट दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग ऑन द मंडे. बट इतना आई एम अज्यूमिंग कि इतना स्लाइड पे जो आपको यहाँ पे कराया गया, यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है, आई होप दैट इज समथिंग क्लियर टू यू. और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप ये जो टर्म्स है यहाँ पे, ये जो आपके टर्म्स है यहाँ पे, प्लीज मेक श्योर दैट दिस टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. लाइक ये वैल्यूज आपको याद हो. टर्म्स मीन्स ये वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रहे. ये वैल्यूज आपकी एनसीईआरटी की है और आपको एनसीईआरटी की वैल्यू याद रखनी है. और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड ही आएगा. आपको क्वेश्चन ये टेस्ट में मिलेगा, असाइनमेंट के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो आई होप यहाँ तक जो हमने किया है वो सबको यहाँ तक क्लियर है. आई होप दिस इज द पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट. सो नाउ बिफोर वी रैप अप जस्ट वांट टू गिव फ्यू इंस्ट्रक्शंस ओवर हियर. कि पहली चीज आपके साथ मैंने अभी शेयर करना है असाइनमेंट, व्हिच आई विल बी डूइंग दैट बाय द एंड ऑफ द नाइट. आई विल डू दैट. तो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा. सो प्लीज दैट विल बी अ फर्स्ट असाइनमेंट फॉर दिस चैप्टर, राइट. सो वो हम आज